कभी सोचा है कि एक शानदार रिज्यूमे वाला उम्मीदवार इंटरव्यू में क्यों फेल हो जाता है? या एक समझदार निवेशक जैसे ही बाजार गिरता है अपने सारे अच्छे स्टॉक क्यों बेच देता है? हम सबको लगता है कि हम बड़े तर्कसंगत और सोच समझकर फैसले लेते हैं, पर क्या सच में ऐसा है? ज्यादातर समय तो बिल्कुल नहीं। और यही बात आज की हमारी चर्चा को इतना दिलचस्प बनाती है। आज हम नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कानोमन की जबरदस्त किताब सिंकिंग फास्ट एंड स्लो के सार को समझने जा रहे हैं। हाँ, तो आज हम असल में अपने दिमाग के अंदर छिपे उन दो ड्राइवरों की कहानी जानने वाले हैं जो हमारी जिंदगी की गाड़ी चला रहे हैं। एक बहुत तेज और बेसब्र है और दूसरा वो काफी आलसी है। आज का मकसद यही समझना है कि ये दोनों काम कैसे करते हैं और हम स्टीयरिंग व्हील पर अपना कंट्रोल कैसे बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। ये समझना कि ये दो ड्राइवर कब और कैसे गाड़ी चलाते हैं हमारे पैसे, हमारे रिश्तों, हमारे काम, हर चीज पर असर डालता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन दो ड्राइवरों से। किताब में इन्हें सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कहा गया है। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर असल में ये बहुत आसान है ना? हाँ, बहुत आसान। सिस्टम 1 यानी हमारा तेज सोचने वाला हिस्सा, इसे दिमाग का ऑटो पायलट मोड कह सकते हैं। ये हमेशा चालू रहता है बिना किसी मेहनत के। अच्छा। जैसे जब आप किसी दोस्त का चेहरा भीड़ में पहचानते हैं या 2+2 का जवाब तुरंत 4 दे देते हैं। एकदम। वो सिस्टम 1 का काम है। ये सहज है, भावनात्मक है और अविश्वसनीय रूप से तेज है। तो मतलब ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो ज्यादातर समय काम कर रहा होता है। हाँ। और हमें पता भी नहीं चलता। जैसे खाली सड़क पर गाड़ी चलाना, हम संगीत सुन रहे होते हैं, कुछ और सोच रहे होते हैं, लेकिन हाथ पैर अपने आप सही काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन इस तेजी और आसानी की एक कीमत भी है। सिस्टम 1 पैटर्न पहचानने में माहिर है, जो हमें जिंदा रहने में मदद करता है। लेकिन इसकी आदत इतनी पक्की है कि ये उन जगहों पर भी पैटर्न देख लेता है जहां कोई पैटर्न होता ही नहीं है, और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। ये पूर्वाग्रहों का अड्डा है और इसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। और यहीं पर दूसरे ड्राइवर की एंट्री होती है, सिस्टम 2, यानी हमारा धीमा सोचने वाला हिस्सा। ये तर्कसंगत है, विश्लेषणात्मक है और सबसे जरूरी बात, इसे चलाने में मेहनत लगती है। बहुत ज्यादा मेहनत। सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि 17 को 24 से गुणा करें। रुकिए, इसके लिए तो मुझे दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। आंखें शायद सिकुड़ जाएंगी, पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा। मैं फोन पर बात करते हुए ये नहीं कर सकता। बिल्कुल, वही सिस्टम 2 है। ये दिमाग की मांसपेशी की तरह है, जिसे आपको जानबूझकर इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जटिल समस्याओं को सुलझाने और गलतियों से बचने का हमारा सबसे अच्छा औजार है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, जो कानमन बताते हैं, ये बहुत आलसी है। आलसी? दिमाग का एक हिस्सा आलसी कैसे हो सकता है? हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए बना है और सिस्टम 2 को चलाने में बहुत ऊर्जा लगती है। तो जब तक बहुत जरूरी ना हो, दिमाग हमेशा सिस्टम 1 के आसान ऑटो पायलट वाले रास्ते को चुनना पसंद करता है। वो जल्दबाज सिस्टम 1 को स्टीयरिंग व्हील थमा देता है, तब भी जब फैसला बड़ा और पेचीदा हो। ज्यादातर हमारी फैसले लेने की गलतियां इसी आलस की वजह से होती हैं। तो इसका मतलब यह है कि सिस्टम 1 हर समय काम कर रहा है और सिस्टम 2 तभी जागता है जब उसे धक्का दिया जाए। और क्योंकि सिस्टम 1 हमेशा पैटर्न खोजने की कोशिश करता रहता है, यही हमें उन मानसिक जालों में फंसाता है जिन्हें कानमन संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह या कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं। एकदम सही। ये दिमाग के शॉर्टकट हैं जो अक्सर काम आते हैं, लेकिन कई बार हमें सीधे गड्ढे में ले जाते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, एंकरिंग बायस। मैंने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन मुझे ये हमेशा थोड़ा अजीब लगता है। क्या हमारा दिमाग सचमुच इतना भोला है कि कोई भी पहला नंबर हमें प्रभावित कर सकता है? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब है हाँ, हमारा दिमाग इतना भोला है। ये इसलिए काम करता है क्योंकि हमारा आलसी सिस्टम 2 उस पहले नंबर को यानी एंकर को एक शुरुआती बिंदु के रूप में स्वीकार कर लेता है। फिर वो शून्य से अपनी गणना शुरू करने की मेहनत करने के बजाय बस उस एंकर से थोड़ा बहुत समायोजन करता है। जैसे अगर कोई चैरिटी आपसे पहले 5,000 रुपए का दान मांगती है, तो आपको 1,000 रुपए देना बहुत वाजिब लगेगा, लेकिन अगर वो 500 रुपए से शुरू करते तो आप शायद 100 रुपए ही देते। वो पहला नंबर आपके दिमाग में अटक गया। अरे वाह!
और एक और है जिसके बारे में मैंने सुना है, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। इसका मतलब है कि जो चीज़ हमारे दिमाग में आसानी से आ जाती है, हमें लगता है कि वो ज़्यादा आम है। हाँ, और मीडिया इसे और भी मजबूत करता है। हम हवाई जहाज दुर्घटनाओं की खबरें बार-बार देखते हैं तो हमें लगता है कि हवाई यात्रा बहुत खतरनाक है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि कार चलाना कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन कार दुर्घटना की खबरें उतनी सनसनीखेज नहीं होती, इसलिए वो हमारे दिमाग में उतनी आसानी से नहीं आती। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूर्वाग्रह अकेले काम नहीं करते हैं ना, ये एक दूसरे को और मजबूत करते हैं। बिल्कुल, ये एक दुष्चक्र की तरह है। सोचिए, मीडिया में हवाई जहाज दुर्घटना की खबरें ज्यादा दिखाई जाती हैं। ये अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक है। इस वजह से आपके दिमाग में हवाई यात्रा का डर बैठ जाता है। फिर आप इंटरनेट पर ऐसी ही और खबरें या वीडियो खोजते हैं जो आपके इस डर की पुष्टि करें। अच्छा, ये है कंफर्मेशन बायस। हाँ, ये कंफर्मेशन बायस है। और नतीजा, हम छुट्टियों पर जाने के लिए 10 घंटे की ड्राइव करना पसंद करते हैं, जबकि 1 घंटे की उड़ान ज्यादा सुरक्षित होती है। सिस्टम 1 हमें एक कहानी सुनाता है और फिर हम उसी कहानी को सच साबित करने वाले सबूत ढूंढते रहते हैं। ये तो डरावना है। इसका मतलब है कि हम अपनी ही बनाई हुई एक हकीकत में जी रहे होते हैं। और एक पूर्वाग्रह जो मुझे हमेशा बहुत शक्तिशाली लगता है, लॉस अवर्जन, मतलब नुकसान से बचने की हमारी प्रवृत्ति। ये शायद सबसे शक्तिशाली पूर्वाग्रहों में से एक है। कानमन के शोध से पता चलता है कि 1000 रुपए खोने का दुख 1000 रुपए पाने की खुशी से लगभग दुगुना होता है। दर्द खुशी से ज्यादा मजबूत होता है। यही वजह है कि निवेशक अक्सर अपने गिरते हुए स्टॉक को सिर्फ इसलिए नहीं बेचते क्योंकि उन्हें नुकसान को वास्तविक बनाने से डर लगता है। वो उम्मीद करते हैं कि शायद कीमत वापस बढ़ जाएगी, जबकि एक तर्कसंगत फैसला उसे तुरंत बेचने का होता। तो ये जो नुकसान से बचने की हमारी प्रवृत्ति है, क्या यही प्रोस्पेक्ट थ्योरी का आधार है जिसके लिए कानमन को नोबेल पुरस्कार मिला? ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक और पूर्वाग्रह नहीं, बल्कि हमारे आर्थिक फैसलों का मूल आधार है। अर्थशास्त्री मानते थे कि इंसान एक तर्कसंगत एक्टर है, जो हमेशा अपने फायदे को अधिकतम करने के लिए काम करता है। लेकिन कानमन ने दिखाया कि ये सच नहीं है। हम तर्कसंगत नहीं हैं, हम मनोवैज्ञानिक हैं। हमारे फैसले संदर्भ पर निर्भर करते हैं। मतलब हम फायदे से ज्यादा नुकसान को तवज्जो देते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग 50% संभावना पर 1000 रुपए जीतने के बजाय निश्चित 450 रुपए लेना पसंद करेंगे, भले ही गणितीय रूप से पहला विकल्प बेहतर हो। हम निश्चितता चाहते हैं और नुकसान से नफरत करते हैं। इसने तो अर्थशास्त्र की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया होगा। बिल्कुल, इसने बिहेवियरल इकोनॉमिक्स नाम के एक पूरे नए क्षेत्र को जन्म दिया। यह हमें बताता है कि सिर्फ आंकड़ों को मत देखो, इंसान के दिमाग को समझो। इन खास पूर्वाग्रहों के अलावा किताब कुछ और बड़े भ्रमों की भी बात करती है जिनके साथ हम जीते हैं। एक है समझ का भ्रम, मतलब इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हाँ, और खासकर अतीत को लेकर। कोई भी बड़ी घटना होने के बाद, चाहे वो कोई वित्तीय संकट हो या किसी कंपनी की बड़ी सफलता, विशेषज्ञ टीवी पर आकर बिल्कुल सटीक कारण बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पहले से तय था। जबकि सच तो ये है कि दुनिया बहुत बेतरतीब है। हम सिर्फ अपने सिस्टम 1 को शांत करने के लिए पीछे मुड़कर एक सुसंगत कहानी बना लेते हैं। और ये सीधे अति आत्मविश्वास या ओवर कॉन्फिडेंस से जुड़ता है। अगर हमें लगता है कि हम अतीत को समझते हैं, तो हमें ये भी लगने लगता है कि हम भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं। और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। कानमन का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, आत्मविश्वास सटीकता का संकेत नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत आत्मविश्वासी और पूरी तरह से गलत हो सकता है। असल में जो विशेषज्ञ अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा आत्मविश्वासी होते हैं, वे अक्सर सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, क्योंकि वे अपने मान्यताओं पर सवाल उठाना बंद कर देते हैं। उनका सिस्टम 2 तो पूरी तरह सो चुका होता है। ये मुझे प्लानिंग फेलिसी की याद दिलाता है। हम ये अनुमान लगाने में बहुत ही बुरे हैं कि किसी काम में कितना समय या पैसा लगेगा। हमेशा सोचते हैं कि सब कुछ बढ़िया होगा। अरे, मैं खुद प्लानिंग फैलेसी का शिकार हुई हूँ। मैंने सोचा था कि मैं अपने गैरेज को एक वीकेंड में साफ कर दूंगी। आपको बताऊं, 2 महीने बाद भी वो वैसा का वैसा ही है। हम हमेशा सबसे अच्छी स्थिति की कल्पना करते हैं और उन सभी छोटी छोटी बाधाओं को नजरअंदाज कर देते हैं जो निश्चित रूप से आएंगी। सही बात है। यही कारण है कि बड़े बड़े सरकारी प्रोजेक्ट से लेकर घर की साधारण सी मरम्मत तक सब कुछ बजट से ज्यादा और समय सीमा के बाद पूरा होता है।
बिल्कुल। और एक और दिलचस्प चीज है हेलो इफेक्ट। अगर किसी व्यक्ति में एक अच्छा गुण है, जैसे कि वो आकर्षक है, तो हम अनजाने में मान लेते हैं कि उसमें दूसरे अच्छे गुण भी होंगे। मतलब कि वो बुद्धिमान या दयालु भी होगा। हाँ, ये एक मानसिक शॉर्टकट है। एक अच्छा गुण बाकी सभी गुणों पर एक आभा मंडल या हेलो बना देता है। ये नौकरी देने, राजनीति और यहाँ तक कि डेटिंग में भी हमारे फैसलों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इसी तरह अगर हमें किसी में एक बुराई दिखती है, तो हम मान लेते हैं कि वो हर चीज में बुरा होगा, जिसे हॉर्न इफेक्ट कहते हैं। वाह, तो इन सारी बातों को समेटें तो लगता है कि हम अपने ही दिमाग के बनाए हुए एक खेल के मैदान में जी रहे हैं जिसके नियम हमें पता ही नहीं है। ये किताब असल में उन नियमों को समझने के लिए एक गाइड है। ये एक बेहतरीन तरीका है इसे देखने का। ये पहचानने के लिए एक गाइड है कि कब आपका तेज सहज दिमाग यानी सिस्टम 1 आपको गुमराह कर रहा है और कब आपको जानबूझकर रुकने और अपने धीमे तार्किक दिमाग यानी सिस्टम 2 को जगाने की जरूरत है, ताकि आप अपने ही दिमागी जालों से बच सके। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये एक व्यवहारिक उपकरण है। ये समझना कि एंकरिंग कैसे काम करती है अगली बार मोलभाव करने में मदद कर सकता है। लॉस अवर्शन को समझना एक बेहतर निवेशक बना सकता है। बिल्कुल, सोच से एक लाइन में पूरी तरह से बयां करता है। समझें कि कब आपका तेज दिमाग आपको मूर्ख बनाता है और कैसे आपका धीमा दिमाग आपको बचा सकता है। ये हर उस व्यक्ति के लिए एक शक्तिशाली साधन है जो बेहतर फैसले लेना चाहता है, चाहे वो एक डॉक्टर हो, एक जज हो या कोई भी जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता हो। सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार, किताब ये भी बताती है कि हमारे अंदर ये पूर्वाग्रह और मानसिक शॉर्टकट क्यों हैं। ये कोई दिमाग की खराबी नहीं है। ये अक्सर विकास के क्रम में हुए वे अनुकूलन हैं जिन्होंने हमें जीवित रहने में मदद की। हाँ, हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वजों को जंगल में किसी आवाज पर तुरंत प्रतिक्रिया देनी होती थी कि ये शेर है या सिर्फ हवा, तो तेजी से सोचना यानी सिस्टम 1 धीमी और विश्लेषणात्मक सोच से ज्यादा जरूरी था। जिसने ज्यादा सोचा वो शायद किसी का भोजन बन गया। और अब चुनौती ये है कि हम एक जटिल आधुनिक दुनिया में रह रहे हैं जहां वही शॉर्टकट हमें मुश्किल में डाल सकते हैं। एक ट्वीट पर तुरंत प्रतिक्रिया देना या बाजार की खबर पर अपने सारे इन्वेस्टमेंट बेच देना, ये जंगल वाले दिमाग का काम है जो आज के समय में फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। ये सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ये जानते हुए कि हमारा सिस्टम 2 आलसी है और सिस्टम 1 हमेशा स्टीयरिंग व्हील पर कब्जा करने के लिए तैयार रहता है, ऐसी कौन सी एक खास बार बार आने वाली स्थिति या फैसला हमारी जिंदगी में है जहां जानबूझकर अपनी रफ्तार धीमी करने की कोशिश की जा सकती है। ये कोई बड़ा फैसला हो सकता है, जैसे कि घर खरीदना, या कोई छोटा फैसला जैसे किसी गुस्से वाले ईमेल का जवाब देना। शायद सिर्फ 10 सेकंड का ठहराव और अपने सिस्टम 2 को पूछने का मौका देना, रुको, क्या हम कुछ नजरअंदाज कर रहे हैं? उस एक जगह को पहचानना ही बेहतर सोच की तरफ पहला कदम हो सकता है।